एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। हम एमए फाइनल के अंतर्गत भाषा विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे और भाषा विज्ञान में हमने अर्थ विज्ञान, पद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, जो भाषा विज्ञान की विभिन्न महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, उनका अध्ययन कर रहे थे। आज आपको अर्थ विज्ञान के अंतर्गत पर्याय विज्ञान के बारे में बताया जाएगा। विद्यार्थियों, आपको अर्थ विज्ञान और अर्थ की प्रतीति कैसे होती है, उन सब के बारे में बताया जा चुका है। अर्थ विज्ञान, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अर्थ का विज्ञान है। इस पे भाषा के अर्थ पक्ष का वैज्ञानिक अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। अर्थ विज्ञान वर्णनात्मक भी होता है, ऐतिहासिक और तुलनात्मक, तीनों प्रकार का होता है। अर्थ विज्ञान को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। काफ़ी इसे भाषा विज्ञान की शाखा मानते हैं। कुछ आधुनिक विद्वान इसे भाषा विज्ञान से अलग भी मानते हैं। कुछ लोगों ने इसे दर्शन शास्त्र की शाखा माना है और कुछ लोगों ने इसे एक अन्य स्वतंत्र विज्ञान माना है। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि अर्थ विज्ञान दर्शन से बहुत अंशों में संबंध है, किंतु उसका काफ़ी अंश ऐसा है जो मनोविज्ञान और तर्कशास्त्र की भी अपेक्षा रखता है। किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि अर्थ भाषा की आत्मा है। भाषा विज्ञान, अब जब भाषा का विज्ञान है तो इसके अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं कहा जा सकता। अर्थ विज्ञान निश्चित रूप से ही भाषा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है। अर्थ विज्ञान का ये एक मूलभूत प्रश्न है कि अर्थ क्या है। वाक्य पदीकार भर्तृ कहते हैं, यस्मिन् तु उच्चरते शब्दे यथा यो अर्थे प्रतीते तमाहुर्तम तस्मै ना अर्थस्य लक्षणम। अर्थात शब्द के उच्चारण से जिसकी प्रतीति होती है वही अर्थ होता है। विद्यार्थियों, जैसे हम शब्द का उच्चारण करते हैं और जिस अर्थ की प्रतीति होती है, जिसका ज्ञान होता है या जिसको हम ग्रहण करते हैं, वही अर्थ है। अर्थ का कोई दूसरा लक्षण नहीं है। वस्तुतः भर्तृ की बात अपने स्थान पर ठीक होते हुए भी कुछ आलोचना की अपेक्षा रखती है कि क्या केवल शब्द का ही अर्थ होता है। राम मारे शर्म के पानी पानी हो गया में पानी पानी शब्द, पानी पानी हो शब्द तो है, किंतु इसका अर्थ यहाँ अपेक्षित प्रतीति केवल पानी शब्द से नहीं है, यह पानी पानी होना से होती है। अतः कहा जा सकता है कि किसी भी भाषिक इकाई, वाक्य, वाक्यांश, रूप, शब्द, मुहावरा आदि को किसी भी इंद्रिय, प्रमुखतः आँख कान से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है वही अर्थ होता है। अब विद्यार्थियों, अर्थ की प्रतीति कैसे होती है, उसमें यह है कि अर्थ की प्रतीति दो प्रकार से होती है। पहली होती है आत्मा अनुभव से और दूसरी होती है पर अनुभव से। आत्मा का अनुभव, आत्मा अनुभव अर्थात स्वयं किसी चीज़ का अनुभव करके, उदाहरण के लिए हम चीनी मीठी होती है, मैं मीठी के अर्थ की प्रतीति स्वयं चीनी चखने से ही कर सकते हैं। इसी प्रकार धूप, गर्मी आदि इन सब की प्रतीति भी हम स्वयं ही कर सकते हैं। लेकिन एक अन्य क्षेत्र होता है पर अनुभव से। अनेक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ हमारी पहुँच नहीं होती है। उस क्षेत्र से संबंध शब्दादि के अर्थ की प्रतीति के लिए हमें दूसरों के अनुभवों पर या दूसरों के ज्ञान पर निर्भर रहना पड़ता है। आप इस बात को इस उदाहरण से समझ सकते हैं। हम में से अनेक लोगों ने जहर नहीं देखा होगा, किंतु दूसरों से ऐसा सुन रखा है कि जहर जीव को मार डालने वाला होता है, मारक तत्व होता है। अतः जहर शब्द के अर्थ की प्रतीति का मूलाधार आत्म अनुभव न करके पर अनुभव होता है। ऐसे ही आत्मा, ईश्वर आदि के संबंध में भी अन्य शब्द हो सकते हैं। विद्यार्थियों, तो ये हुआ कि हमें अर्थ की प्रतीति दो प्रकार से होती है, स्व अनुभव से, दूसरा पर अनुभव से, और इन दोनों से मिला करके हम दोनों के ज्ञान के आधार पर अर्थ को ग्रहण करते हैं। अब हम देखते हैं कि शब्द और अर्थ का क्या संबंध होता है। बच्चों, भाषा का ये जो प्रश्न है वो आदि अनादि काल से चला आ रहा है कि शब्द और अर्थ का क्या संबंध है, क्योंकि पानी कहने से पानी का ही बोध होता है, मिट्टी या काठ का नहीं होता है। क्या पानी शब्द और पानी द्रव्य का कोई संबंध है? अर्थात जो वास्तव में पानी शब्द है
और जो पानी जिसको हम पान करते हैं उस द्रव्य का कोई संबंध है? यहाँ इस बात पे विचार हमें करना है। आपको भाषा विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में प्रारंभ में ये बताया जा चुका है विद्यार्थियों कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। यादृच्छिक कि इनके अर्थ हैं, इनके ध्वनि प्रतीक हैं, वो ग्रहण कर लिए गए हैं। इसका अर्थ ये होता है विद्यार्थियों कि भाषा के शब्द हैं वो प्रतीक हैं, वास्तविक नहीं है, प्रतीक हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो शब्द और अर्थ का कोई सहज स्वाभाविक संबंध भी नहीं होता है। कोई समाज विशेष, कोई भाषा बोलने वाला समाज विशेष किसी शब्द को किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ कर लेता है। जैसे पानी, पूरी दुनिया में पानी जो है, ये पदार्थ है, वो एक है सारी दुनिया में, पूरी सृष्टि में, लेकिन अंग्रेजी में वो पानी किसी और शब्द से बोला जाएगा, हिंदी में किसी और से, संस्कृत में किसी और से, रूसी में किसी और, जर्मनी में किसी और से बोला जाएगा। इसीलिए कि भाषा और अर्थ का संबंध होता है वो सहज स्वाभाविक नहीं होता है, वो माना हुआ होता है। समाज में यह संबंध मान लिया या कहें कि समाज के विभिन्न शब्दों को विभिन्न अर्थों के प्रतीक के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। शब्द विशिष्ट के अर्थों के प्रतीक या संकेत हैं, इसीलिए उन संकेतों के प्रयोग से श्रोता भी उन्हीं अर्थों को ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए समाज में पानी शब्द के लिए प, आ, न, ई आदि ध्वनियों के समूह को पानी द्रव्य के लिए संकेत या प्रतीक मान रखा है। इसलिए पानी कहने से हमें उसी का बोध होगा, किसी और चीज का बोध नहीं होगा। किंतु यदि कल हिंदी भाषी समाज ये निर्णय कर ले कि पानी शब्द किसी और वस्तु का वाचक हो जाएगा, तो कल से पानी शब्द का अर्थ पानी ग्रहण न करके कुछ और वस्तु हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं बाथरूम, टॉयलेट, क्लॉक रूम, इसी प्रकार के मान लेने से बदल गए हैं ये अर्थ। भारतीय परंपरा में इसी को दृष्टि में रखते हुए शब्द या ध्वनि के साथ किसी वस्तु के संबंध स्थापन को संकेत ग्रह कहा गया है। संकेत ग्रह के कारण ही अर्थ विशिष्ट बोध की अनुभूति कराता है या विशिष्ट बोध कराता है। तो विद्यार्थियों, शब्द और अर्थ का संबंध माना हुआ होता है, ग्रहण किया हुआ होता है, एक निश्चित किया हुआ होता है, वो सार्वभौमिक नहीं होता है, एक समाज विशेष के लिए ही होता है। अब ये है कि अर्थबोध के साधन क्या होते हैं, हम अर्थ का बोधन कैसे कर सकते हैं। तो भारतीय परंपरा में अर्थबोध के 8 साधन माने गए हैं। सबसे पहला है व्यवहार। व्यवहार अर्थबोध का सबसे प्रमुख साधन है। समाज में तरह तरह के व्यवहार से भाषा में अनेक शब्दों के अर्थों का हमें बोध होता है। दूसरा होता है शब्दकोश। अनेक शब्दों का अर्थबोध हमें कोशों से होता है। कोश ज्ञात शब्दों के अर्थ के आधार पर अज्ञात शब्द का अर्थ भी हमें कराते हैं। तीसरा है व्याकरण। व्याकरण से भी अर्थबोध होता है। उदाहरण के लिए हमें पता हो कि मानव का अर्थ क्या है, और यह भी पता हो कि हिंदी में ता प्रत्यय भावबोधक संज्ञा बनाने के लिए तो मानवता का अर्थ हम जान जाएंगे। फिर चौथा है प्रकरण, जिसमें वाक्य शेष भी कहा जाता है। अनेकार्थी शब्दों का विशेष प्रयोग प्रकरण के संदर्भ में होता है। उदाहरणार्थ, धातु का व्याकरण में एक अर्थ है, किंतु सामान्यतः सोना, चांदी आदि धातुएं हैं। इसी प्रकार गोली एक प्रकरण में बंदूक की गोली है, दूसरे प्रकरण में दवा की गोली है, तीसरे प्रकरण में गोलकीपर है, चौथे में बच्चों के खेलने की है। राजस्थान में गोली दासी को भी या दास को भी कहा जाता है। पांचवा है व्याख्या, जिसे विवृत्ति भी कहा गया है। बहुत से शब्दों का अर्थबोध व्याख्या के द्वारा ही कराया जा सकता है, जैसे भाषा विज्ञान का अघोष, दर्शन का विशिष्टाद्वैत या साहित्य शास्त्र का ध्वनि आदि व्याख्या करके ही करा सकते हैं। तो ये अर्थबोधन के साधन हैं व्याख्या के द्वारा। फिर है छठा है उपमान। किसी वस्तु के समान वस्तु का अर्थबोध उस वस्तु को उपमान बना करके कराया जाता है, जैसे गधे या घोड़े से खच्चर, कुत्ते से भेड़िया, गाय से नीलगाय आदि का। सातवां है आप्तवाक्य। महान विद्वान, प्रसिद्ध, सिद्ध या पहुंचे हुए लोगों के वाक्य भी कभी कभी अर्थबोध कराते हैं, जैसे आस्थावान लोगों का ईश्वर, स्वर्ग, नरक, आत्मा, पुनर्जन्म, ऐसी शब्दों का अर्थबोध मुख्यतः धर्म ग्रंथों पर आधारित होता है, जिन्हें आप्तवाक्य कहा गया है, और ये भी अर्थबोध कराते हैं। अगला है ज्ञात का सानिध्य। विद्यार्थियों,
ज्ञात शब्दों के सानिध्य से भी कभी कभी अज्ञात शब्दों का अर्थबोध हो जाता है। उदाहरणार्थ एक वाक्य लीजिए, बासमती का भात श्याम जीरा से अच्छा होता है। इस वाक्य का पाठक बासमती और भात के सानिध्य से समझ जाएगा कि श्याम जीरा किसी चावल का नाम है। इनके अतिरिक्त बलाघात, ओढ़ना, ओढ़ना, सुरलहर, अनुवाद आदि भी कई अर्थबोध के साधन होते हैं। तो संक्षेप में विद्यार्थियों, शब्द और अर्थ का संबंध, फिर अर्थबोध, अर्थबोध के साधन में व्यवहार, व्याकरण, प्रकरण, आप्तवाक्य, शब्दकोश, व्याख्या, ज्ञान का सानिध्य, बलाघात आदि आदि आ जाते हैं। अब इस भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम देखते हैं आज कि पर्याय विज्ञान क्या है। पर्याय विज्ञान अर्थ विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यद्यपि इस दिशा में अभी बहुत कम काम हुआ है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। इस शाखा में पर्याय शब्दों का अध्ययन करते हैं, पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान के अन्य अनेक शाखाओं की भांति पर्याय विज्ञान भी वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक है। वर्णनात्मक में किसी एक काल में किसी एक भाषा के पर्यायों का अध्ययन किया जाता है। पर्याय कोशों का निर्माण और पर्यायों के प्रयोग के आधार पर सूक्ष्म अर्थभेद आदि का भी अध्ययन किया जाता है। इनको उपचार भी कहा गया है, मेटाफर भी कह सकते हैं। विद्यार्थियों, जो पर्यायों के प्रयोग के आधार पर सूक्ष्म अर्थभेद आदि का निर्धारण आदि वो पर्याय विज्ञान के वर्णनात्मक रूप से संबंध होता है। और जो ऐतिहासिक पर्याय विज्ञान होती है उसमें पर्याय विज्ञान के किसी भाषा के समय समय पर हुए पर्याय विषयक विकासों का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक पर्याय विज्ञान के अंतर्गत दो या दो से अधिक भाषाओं का वर्णनात्मक या ऐतिहासिक दोनों ही रूपों में वर्णन हो सकता है। वस्तुतः इस प्रकार के अध्ययन अभी बहुत अधिक नहीं हुए हैं। पर्यायवाची या पर्याय शब्दों के बारे में प्राय ये धारणा पाई जाती है कि ये एकार्थी होते हैं, किंतु तत्वतः ये धारणा भ्रामक है, असत्य है। पर्याय शब्द वस्तुतः प्राय समानार्थी होते हैं। किसी भी भाषा में सच्चे अर्थों में समानार्थी शब्द प्राय बहुत ही कम होते हैं और पर्याय तो होते ही नहीं, उनमें सूक्ष्म भेद होता है। पर्याय शब्दों के विद्यार्थियों निम्नांकित भेद हो सकते हैं, जैसे एकार्थी और समानार्थी। एकार्थी होता है पूर्ण पर्याय और समानार्थी होते हैं अपूर्ण पर्याय, और इनके भी क्षेत्रीय, शैलिक, वैचारिक प्रयोग के आधार पर भेद होते हैं। आपको एकार्थी पर्याय के बारे में अभी बताया जाएगा कि एकार्थी पर्याय क्या है। एकार्थी या पूर्ण पर्याय वे शब्द होते हैं जो पूर्णतः एक ही अर्थ रखते हैं, जिनमें पर्यायता पूर्ण होती है, उनमें आपस में कोई भेद नहीं होता है, जैसे संतरा, नारंगी, भावमय, भावपूर्ण आदि। ये एकार्थी या पूर्ण पर्याय हैं। सामान्यतः जिन शब्दों को एकार्थी समझा जाता है उनमें से 99% तक एकार्थी नहीं होते हैं। एकार्थी की पहचान यह है कि किसी भाषा में सारे संदर्भों में बिना किसी अर्थ परिवर्तन के एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके तो उन दोनों को एकार्थी या पूर्ण पर्याय कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कह सकते। अब विद्यार्थियों, आप उदाहरण देखिए इस बात को कि कोई शब्द पूर्ण पर्याय है या नहीं। मुश्किल और कठिन दो शब्द हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि उनमें से प्राय 99% एकार्थी नहीं होते हैं। एकार्थी की पहचान यह है। अब एकार्थी को कैसे पहचाना जा सकता है, तो उसकी पहचान के लिए कहा जाता है कि किसी भाषा में सारे संदर्भों में यदि बिना अर्थ परिवर्तन के एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके तो वे दोनों एकार्थी या पूर्ण पर्याय कहे जाते हैं, अन्यथा नहीं। उदाहरणार्थ, मुश्किल और कठिन दो शब्द हैं। सामान्यतः देखने में लगता है कि दोनों पूर्ण पर्याय हैं, किंतु दोनों के विभिन्न प्रयोगों को देखें तो स्पष्ट होते देर नहीं लगेगी कि दोनों में अंतर है। उदाहरणार्थ, ये लड़का मुश्किल से 5 वर्ष का होगा, किंतु इस वाक्य को हम यूँ नहीं कह सकते कि वह लड़का कठिन से 5 वर्ष का होगा, अर्थात एक सूक्ष्म भेद है। एक ही शब्द को अनेक स्थानों पर नहीं रखा जा सकता। वह लड़का मुश्किल से 5 वर्ष का होगा, वह लड़का कठिन से 5 वर्ष का होगा। इसी प्रकार इस काम में कुछ कठिनाई है को हम इस काम में कुछ मुश्किल आई है तो नहीं कह सकते। इसलिए हिंदी में दोनों शब्द समानार्थी हैं लेकिन एकार्थी नहीं हैं। अब जो दूसरा पर्याय है वो है अपूर्ण पर्याय या समानार्थी।
विद्यार्थियों, वे शब्द जिनमें अर्थ एक न होकर के मात्र समान होते हैं, पर्याय समझे जाने वाले अधिकांश शब्द इसी श्रेणी के आते हैं। जिस भाषा में इस श्रेणी के शब्द जितने अधिक होंगे वह भाषा उतनी ही समृद्ध होगी। जैसे छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाए जल का पर्यायवाची, स्त्री का पर्यायवाची, तो विद्यार्थियों वास्तव में वो समानार्थी या नहीं होते हैं, वो अपूर्ण पर्याय होते हैं और उनमें समानार्थी शब्दों में अंतर होता है। वो अंतर शैलिक होता है, वैचारिक होता है और प्रायोगिक भी होता है। अब समानार्थी शब्दों में शैलिक अंतर का ये अर्थ है कि दो या अधिक शब्दों का अर्थ तो प्राय एक ही होता है, किंतु प्रयोग की दृष्टि से एक रचना ये एक वाक्य में ही आ सकता आएगा तो उपयुक्त लगेगा, अन्यथा उपयुक्त। उदाहरण के लिए सौंदर्य या खूबसूरती, दोनों शब्दों को ले सकते हैं, दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, किंतु कल्पना लो कि वह अभूतपूर्व अप्सर व साकार सौंदर्य थी। वाक्य में यदि सौंदर्य के स्थान पे खूबसूरती का प्रयोग कर दें तो अच्छा नहीं लगेगा। कल्पना लो कि वह अभूतपूर्व अप्सरा साकार खूबसूरती थी, तो ये नहीं जचेगा। इसी तरह इजाज़त, आज्ञा, बेहद, असीम, ज़रूर, अवश्य, खुशी, प्रसन्नता, कठोर, सख्त आदि जोड़ों का अंतर भी इसी तरह हम देख सकते हैं। ये है शैलिक अंतर है। क्षेत्रीय पर्याय अलग अलग क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे दिल्ली में तोरी, इलाहाबाद में नैनवा, बलिया में थेवड़ा आदि एक ही सब्जी के नाम हैं। क्षेत्रीय आधार पर भाषा में इन पर्यायों में बहुत अंतर आ जाता है। फिर है वैचारिक अंतर का अर्थ है अर्थ की समीप होना किंतु पूर्णतः एक न होना, जैसे डॉक्टर, वैद्य, हकीम। आप देख सकते हैं कि इनमें क्या अंतर है डॉक्टर, वैद्य और हकीम में। केसरिया, पीला और गंदगी, मकतब, पाठशाला, स्कूल, ठर्रा, विस्की, बियर, ब्रांडी, दूबिया, मेहंदी, मूंगिया, घोड़ा, टट्टू, देखना, अवलोकन, करना, घूरना, ये वैचारिक अंतर हैं। ये इस प्रकार के उदाहरण हैं। फिर अगला अंतर है प्रायोगिक अंतर का अर्थ है शैली या वैचारिक अंतर न होते हुए भी परंपरागत प्रयोग के आधार पर एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द नहीं आ सकता है, इसलिए उनमें पूर्ण पर्याय नहीं हो सकता, पूर्ण पर्यायता नहीं हो सकती है। विद्यार्थी, मुहावरों में प्राय देखा जाता है कि वह पानी पानी हो गया को वह जल जल हो गया नहीं कह सकते। समासों में भी यही प्रवृत्ति मिलती है। उदाहरण के लिए जल और नीर में प्राय शैलिक और वैचारिक अंतर नहीं है, पर जलपान कर लीजिए को नीरपान कर लीजिए क्या नहीं कह सकते। बहुत से शब्दों में शैलिक या वैचारिक अंतर के साथ साथ प्रायोगिक अंतर भी मिलते हैं। उसके मर जाने के कारण मेरा काम रुक गया होगा, एवं उसके मर जाने की वजह से राम रुक गया होगा में समानार्थी होने पर भी कारण बिना से प्रयुक्त हुआ है, किंतु वजह बिना से के नहीं हो सका। इस तरह से दोनों में प्रायोगिक अंतर भी होता है। तो विद्यार्थियों, ये है पर्याय विज्ञान के बारे में कि वास्तव में कोई भी शब्द पूर्ण पर्याय नहीं होते हैं। उन्हें लगभग 99% तक उनमें एक रूपता होती है, लेकिन फिर भी वह पूर्णतः है एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द सटीक बैठे तो वही पूर्ण पर्याय होता है, अन्यथा नहीं। धन्यवाद।